हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज हम लोग वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग 20 मार्च से 26 मार्च तक के जो कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यह साप्ताहिक करंट अफेयर्स का देखा जाए तो 5वां वीडियो है। इससे पहले हमने 4 वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। यह सीरीज 18 फरवरी से शुरू हुआ था, जिसमें कि हम लोग साप्ताहिक जो भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के क्वेश्चन रहते हैं उसे हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। और फ्रेंड्स, यह वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है तो थोड़ा लंबा रहेगा, तो आप लोग कृपया पेशेंस के साथ ज़रूर देखें। साथ में चाहे तो आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और साथ में चाहे तो आप इसे केवल सुन सकते हैं, आप देखेंगे ज़रूर इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे कि और फ्रेंड्स को भी इससे मदद मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को। और यह सेल्फ नोट्स के द्वारा कंप्लीट किया जा रहा है। इतना सारा टाइपिंग करने का हमारे पास टाइम नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए मैं नोट्स के द्वारा इसे मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको तो यह केवल जानना जरूरी रहता है जो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं। चाहे वो टाइपिंग द्वारा जो नोट्स रहता है उसे कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे सेल्फ नोट्स के द्वारा भी कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको आसानी से इसे अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल से बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखना ना भूलें। साथ में हमारा जो डेली टारगेट होमवर्क सीरीज चल रहा है उसी का यह पार्ट है, जिसमें कि हम लोग अभी करंट अफेयर्स कोई मैगजीन ऐड ऑन नहीं किया है, इसलिए हम लोग वीकली करंट अफेयर्स जो कि रहते हैं हालिया चर्चाओं में उसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। साथ में यदि जब मैगजीन में ऐड करूँगा तो मैं आपको उसे बता दूंगा। आप लोग यह सीरीज ज़रूर फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि यह आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूर ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और यह सभी एग्ज़ाम के लिए, ना कि किसी BPSC, MPPSC, UPPSC, बाकी जो भी स्टेट PSC और जो भी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण एक शेड्यूल के रूप में आपका काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे सेल्फ स्टडी के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं, ना कि किसी कोचिंग के द्वारा आपको कंप्लीट किया जाएगा। आपको सेल्फ स्टडी खुद से द्वारा कंप्लीट करा जाएगा। यहाँ आपको टारगेट दिया जाएगा और आप आसानी से इसे कंप्लीट करें। तो शुरू करते हैं आज के, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है ATP मास्टर 1000 खिताब जीतने वाले पहले उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं। तो यह महत्वपूर्ण है, जो कि 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना। यह कौन बने हैं जो कि 43 वर्षीय रोहन बोपन्ना और 35 वर्षीय मैथ्यू एवडन ने नीदरलैंड्स के वेस्ली कुलहफ और ब्रिटेन के नील स्कूपस्की को कैलिफोर्निया अमेरिका में खेले गए फाइनल में क्या क्या हराया गया था। तो आप नाम याद रख सकते हैं डायरेक्टली। ये सेट एक साथ खेले जाते हैं, जिसमें कि रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एवरडन ने यह हासिल किया है, जो कि सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। तो आप इसे याद रख सकते हैं। भारत के हिसाब से पूछा जाएगा तो रोहन बोपन्ना हो जाएगा 43 वर्षीय। इसके साथ ही हम लोग जो कि हमारे ग्रैंड स्लैम अवार्ड होते हैं उसमें भी उसके भी क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में अभी साल के शुरू में केवल ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है, तो उसका केवल आपका 2023 का रहेगा। उसके अलावा जो भी अभी हैं वो 2022 का मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2023 का जो कि हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है, जिसमें कि पुरुष विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच, और महिला में जो कि आयना शबालेक है। फिर फ्रेंच ओपन जो कि 2022 में है वो राफेल नडाल जीता था, और महिला में ईवा स्विटेक। और विंबलडन ओपन का जो कि खिताब जीता था वह नोवाक जोकोविच ने जीता था और एलिना रिबाकिना जीता था। तो यह आप पॉइंट्स याद रख सकते हैं। साथ में US ओपन जो कि पुरुष खिलाड़ी अल्कराज गाफिया ने जीता था और ईगा स्वीडिक ने जीता था। साथ में आपसे एक क्वेश्चन रहेगा, आप इसका ज़रूर जवाब दें। आप इसका जो कि सीरियल सीक्वेंस है, इस जो कि विजेता का मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, आप इसके जो कि देश हैं उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका रिवीजन हो जाएगा। अगले देख लेते हैं। आगे के प्रश्न में दिया गया है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने किसके खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी किया है। तो यह देखा जाए तो हालिया जो कि न्यूज़ में आया था, जो कि यूक्रेन में वॉर क्राइम
यूक्रेन में वॉर क्राइम के लिए कोर्ट ने कहा कि पुतिन यूक्रेनी बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। कौन है? तो ये पुतिन जो कि इसके लिए जिम्मेदार हैं। और आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह वारंट जारी कर दिया है। लेकिन क्या है, उनके पास यह संदिग्धों की गिरफ्तारी करने के लिए यह शक्तियाँ नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो रूस इसका सदस्य नहीं है, इसलिए इसकी गिरफ्तारी का इनके पास कोई शक्तियाँ नहीं है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो क्रिमिनल कोर्ट ने, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यह करा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो कि द हेग नीदरलैंड्स में है, और इसके अध्यक्ष अभी जो कि प्योट्र हॉफ मॉस्की हैं। तो आप इस पॉइंट को याद रखें। आगे देख लेते हैं। युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 23 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये क्या पूछा जा रहा है आपसे? अब युद्धाभ्यास सी ड्रैगन 23 जो कि महत्वपूर्ण है। तो युद्धाभ्यास सी ड्रैगन जो कि एक क्या है, द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास है। तो पहले आप यहाँ से पॉइंट्स याद रख सकते हैं, जो कि यह नौसेना अभ्यास है और यह एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसेना है। फिर उसका क्या, वर्ष 2023 में इसका क्या हुआ, तीसरा अभ्यास किया जा रहा है। वर्ष 2023 में इसका क्या, तीसरा अभ्यास किया जा रहा है। आप इसे भी जरूर याद रखें। फिर इसका क्या, यह मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास है। यह क्या है? मल्टीनेशनल मतलब एक साथ, मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर अभ्यास है। इस अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारत समुद्री टोही विमान PSI ने इसमें हिस्सा लिया था। तो आपसे भारत के बारे में पूछा जा सकता है, जो भारत का कौन सा समुद्री इसमें विमान जो कि भाग लिया था, तो PSI ने इसमें भाग लिया था। आगे देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन और वीकली करेंट अफेयर्स वीडियो है, तो वीडियो लंबा बनेगा, तो आप ज़रूर इस पूरे वीडियो को देखें। बाकी क्या है, मैं इस वीडियो को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ। यदि आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप इसके स्पीड को कम करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है तो थोड़ा स्पीड में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आगे देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा आहार 2023 मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो कि मेला आयोजित हुआ था वह फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहार मंत्र जो 2023 मेला जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया था। तो आप इसे यहाँ से याद रख सकते हैं, दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया था। आप दिल्ली तो याद रख सकते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड करंट अफेयर्स का बनते जा रहा है वह आपके डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में यह किया गया इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर आहार। ठीक है, इसका आयोजन जो कि कब किया गया था? 14 से 18 मार्च के बीच में किया गया था। इस मेले का आयोजन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के सहयोग से किया गया, जिसके मंत्री क्या है? पशुपति पारस हैं। तो आप यहाँ से यह पॉइंट याद रख सकते हैं। इसके मंत्रालय का नाम भी पूछा जाता है, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एग्रीकल्चर, जिसका अभी हालिया मंत्री पशुपति पारस हैं। फिर इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका उद्देश्य जो कि है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की क्षमता को प्रदर्शित करना और घरेलू और विदेशी कस्टमर्स की तकनीक, वस्तुओं और सेवाओं को क्या प्रदर्शन करना। तो आप इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। तो उद्देश्य क्या है? हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की क्षमता को प्रदर्शित करना और घरेलू और विदेशी कस्टमर्स की तकनीक को, वस्तुओं और सेवाओं को प्रदर्शन करना। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग चाहे तो इसका शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, जितना आप पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। बाकी 1 से 2 से 3 बार आप वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपका आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आप अच्छे से कंप्लीट करें, बाकी आप इसे टाइम मैनेजमेंट के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आप खाना बना रहे हैं तो उस टाइम आप प्ले करके रख सकते हैं, जिससे कि आपका वॉइस आसानी से सुन सकें। फिर साथ में यदि आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर और किसी काम में बिजी हैं, उस टाइम आप इसे ज़रूर कंप्लीट कर लें। यह सभी के लिए कॉमन होता है। आप इससे स्टूडेंट्स, गृहिणी महिलाएं या जो भी वगैरह आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आसानी से ऐसे इस टाइप से कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा दिया है, किस देश ने श्री अन्न का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो यह जो मेजबानी किया गया है वह भारत ने श्री अन्न का उत्पादन करने वाले प्रमुख देशों की मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट पॉइंट याद रख सकते हैं, जो कि भारत ने इसकी मेजबानी किया है। इस बैठक का उद्देश्य जो कि दुनिया भर में श्री अन्न का उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो कि आपको याद रखना है, दुनिया भर में श्री अन्न का उत्पादन और खपत बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करना है। दिल्ली में आयोजित इस बैठक में गयाना, मॉरिशस, श्रीलंका, सूडान, सूरीनाम, जाम्बिया, गाम्बिया, मालदीव, नाइजीरिया के मंत्रियों ने एवं प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। तो आप देख सकते हैं इतने सारे जो कि आप देश का नाम याद रख सकते हैं। साथ में आप इसे एटलस पे ज़रूर देखें, जिससे कि आपको एक
पिक्चर क्लियर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, और यह करंट अफेयर जो कि आप देख सकते हैं वन लाइनर नहीं है, क्योंकि वन लाइनर आपको आप याद रखेंगे लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो आपको भूलने की संभावना रहता है। यह आपका जो कि आपको करंट अफेयर्स ऐसे पढ़ना चाहिए जो कि आपका बैकग्राउंड क्लियर रहे, आप आसानी तक लंबे समय तक इसको रिटेन कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से जो कि आपको पॉइंट्स रहे उसे ज़रूर नोट करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कहने के लिए एक क्वेश्चन है लेकिन एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 5 क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़रूर इस प्रकार आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? लक्सर राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो यह जो कि अभी नए ब्रांड एम्बेसडर इसके विराट कोहली बनाए गए हैं। तो आप इसे डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। यह इस टाइप के क्वेश्चन आपको वन लाइनर ही याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कोई बैकग्राउंड रहता नहीं है। लक्सर एक नाम है राइटिंग इंस्ट्रूमेंट, तो आप इसे डायरेक्टली याद रखें। फिर अभी हाल ही में जो कि महेंद्र सिंह धोनी जो कि ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के यह ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। साथ में सोनू सूद जो कि देश अभियान के संरक्षण के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फिर सेवलन इंडिया जो कि सचिन तेंदुलकर अभी इसके हाल ही में बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं, नेपाल के तीसरे उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो नेपाल के जो कि तीसरे उपराष्ट्रपति पूछा जा रहा है, तो नेपाल के तीसरे जो कि नेपाल के संविधान का अनुच्छेद 67, नेपाल के संविधान कौन सा 67 देश का क्या उपराष्ट्रपति प्रदान करता है? अभी हाल ही में राम साहेब प्रसाद, तो आप नाम याद रख सकते हैं, राम साहेब प्रसाद जो कि उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया है। कौन बनाए गए हैं? तो राम साहेब प्रसाद उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त किए गए हैं। और यह एक प्रकार का क्या देखा, नेपाल देखा जाए तो एशिया का एक लैंडलॉक कंट्री है। यह पूरी तरह से चारों साइड से घिरा हुआ है, स्थलरुद्ध कंट्री है। अब राष्ट्रपति कौन है? तो रामचंद्र पौंडेल है। प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल है। तो आप यहाँ से 3 पॉइंट्स याद रख सकते हैं। पहले तो उपराष्ट्रपति जो कि अभी बनाए गए हैं राम साहेब प्रसाद यादव, राष्ट्रपति जो कि रामचंद्र पौंडेल हैं, प्रधानमंत्री जो कि पुष्प कमल दहल हैं। आगे देख लेते हैं, पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेज़ी से तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह जो कि कौन भारतीय बने हैं इसे हम लोग देख लेते हैं। तो यह जो कि तैराक जो कि संपन्ना रमेश सोलार श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक पार जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे तेज़ी से पार करने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो पहले आप यहाँ से याद रखें संपन्ना रमेश सोलार, कौन सा है? संपन्ना रमेश सोलार जो कि श्रीलंका के तलाई मन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोडी तक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह के सबसे तेज़ी से तैर पार करने वाले के भारतीय बने हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने 29 किलोमीटर की यह दूरी जो कि 5 घंटे 30 मिनट में यह पूरी कर ली गई। और इससे आपको पुराना रिकॉर्ड भी पूछा जा सकता है। तो पुराना रिकॉर्ड जो कि 8 घंटा 26 मिनट पहले इसके रिकॉर्ड थे, जो कि अभी इसे तोड़ दिया गया है। 5 घंटे 30 मिनट में इन्होंने नया कीर्तिमान रचा है। आगे देख लेते हैं, पीएम मोदी ने पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह कहाँ पे घोषणा किया गया? तो पीएम मोदी ने इसकी घोषणा 7 पीएम मोदी ने घोषणा की है कि 7 पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। पहले तो आपको नंबर पूछे जाएंगे, तो नंबर कितने आ जाएंगे? 7 हो जाएंगे। और इसके तहत जो कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह इसकी स्थापना किया जाएगा। तो आप इस शहर को याद रख सकते हैं। बाकी नंबर ऑफ शहर देखा जाए तो ज़्यादा हैं, तो आप कम से कम आप जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं आप देख लें जो उस एग्ज़ाम के लिए यह कौन सा फिट साबित हो रहा है, तो आप ज़रूर उसे याद रखें, क्योंकि आपके इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो पार्क का उद्देश्य कपड़ा निर्माण और निर्यात के लिए भारत को क्या एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। इसका उद्देश्य जो क्या है? पार्क का उद्देश्य है कपड़ा निर्माण और निर्यात के लिए भारत को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है? मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना करने की घोषणा किया है वो 7, जो कि आपसे जो कि 7 पूछा जाएगा कितने, तो 7 हो जाएगा। आप नाम याद रख सकते हैं इसमें, जो कि मैंने आपको बताया है। आगे देख लेते हैं, हाल ही में राजस्थान में कितने नए जिलों का गठन किया गया है? तो ये जो कि अभी हाल ही में किया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधानसभा में इसकी घोषणा किया है, जिसमें राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए संभाग बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं एक साथ इतने सारे जिलों का फॉर्मेशन किया गया है, तो आप इसे ज़रूर रखें। कुछ जिले ऐसे हैं जिसके एक जिले के 3-3 विभाग किए गए हैं, जैसे जयपुर हो सकते हैं, देख सकते हैं आप,
और आप उदयपुर, यह सब जो कि एक डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करके 3-3, 4-4 बनाए गए, जैसे उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी ऐसे करके बनाए गए हैं। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। बाकी आप डिटेल से पढ़ने के लिए इसके साइट पे आप जा सकते हैं। तो 19 जिले और 3 संभाग बनाए गए हैं। इस प्रकार राज्य में आपके कुल कितने जिले हो गए हैं? तो 50 जिले और 10 संभाग हो गए हैं। तो आप याद रखें 50 जिले और 10 संभाग बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं, भारत ने किस देश के साथ पहली मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो पहली जो कि मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया वह बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि क्या नाम है, मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किया गया। और यह पहली ऐसी पाइपलाइन है जिसके माध्यम से भारत से रिफाइंड डीजल बांग्लादेश को आपूर्ति किया जाएगा। भारत का क्या यह ऐसा पाइपलाइन है जिसके माध्यम से भारत से रिफाइंड डीजल बांग्लादेश को आपूर्तित किया जाएगा। यह परियोजना भारत सरकार की अनुदान सहायता के तहत बनाई गई है। किसके साथ? अनुदान सहायता के तहत बनाई गई है। और इसकी लंबाई जो कि 130 किलोमीटर है, 130 किलोमीटर, और जो कि यह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के दिनाजपुर ज़िले को जोड़ेगा। तो आप इसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं जो करंट अफेयर्स का ट्रेंड डीप में पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में जो कि आपने यदि 68 बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको जो कि डीप में आपके जगह पूछे गए हैं। बिहार के अंदर ही आपको जो कि ज़िले के अंदर जाके डीप में क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक साथ 3-3 नाम कॉमन दे दिया गया है आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए। बाकी आपने यदि पेपर दिया होगा तो आप ज़रूर जानते होंगे, बाकी नहीं दिए हैं तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप कवर करते चलें, जिससे कि आपको पता चल पाए। साथ में सफल अभ्यर्थी को शुभकामनाएं, और जो असफल हो गए आप ज़रूर लगे रहें, एक ना एक दिन आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक स्ट्रेटजी के दौर पे आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आप ज़रूर इस शेड्यूल को आप खुद भी फॉलो कर सकते हैं, दूसरे फ्रेंड्स को भी फॉलो कर सकते हैं, बोल सकते हैं। चाहे तो आप ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी इसे कंप्लीट करें। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं जो कि हमारा है, किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी? और देखा जाए तो ये पहली बार है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाने की संभावना भी है। तो यह जो कि पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन पूर्वांचल सीमांत रेलवे जो कि NFR पूर्वांचल सीमांत रेलवे जो कि घोषणा किया है, मेघालय की पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। मेघालय को क्या है, पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन मिली है। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि मेघालय से संबंधित है, मेघों का शहर इसे कहा जाता है मेघालय को। जो कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने दुधनाई मेंथी पाथर लाइन सेक्शन और अभयपुरी पंचरत्न डबल लाइन सेक्शन का विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया है। तो आप जरूर इस नाम को भी याद रखें, दुधनाई मेंथी पाथर और लाइन सेक्शन, इसके साथ ही अभयपुर पंचरत्न, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर लिया गया है। और मेंद्री पाथर जो कि पूर्वोत्तर राज्य का मेघालय का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। आप देख सकते हैं यह जो कि मेंद्री पाथर जो कि पूर्वोत्तर रेलवे का एकमात्र यह रेलवे स्टेशन है। तो आप इसे जरूर याद रखें। आगे देख लेते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन से हैं? तो इसके जो कि रैंकिंग अभी जारी किया गया है, यह जो कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के 10वें संस्करण, कौन सा संस्करण है? तो ये 10वें संस्करण के अनुसार भारत आतंकवाद से भी बुरी तरह प्रभावित 25 देशों में से एक है। अभी टॉप 25 में देखा जाए तो इंडिया का भी नाम आ रहा है, जिसमें कि पहले तो ये देख लेते हैं यह किसके द्वारा सूचकांक जारी किया जाता है। तो यह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस जो कि IEB संस्था है, इसके द्वारा यह जारी किया जाता है। आप संस्था का नाम भी जरूर याद रखें, जो कि यह संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। इसमें अफगानिस्तान टॉप पे है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद प्रभावित देश हैं अफगानिस्तान, फिर इसके आगे सेकंड पे जो कि बुर्किना फेसो आते हैं, फिर सोमालिया आते हैं। तो टॉप 3 आप नाम इस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी हमारे जो कि पड़ोसी देश है पाकिस्तान हुआ जो कि 6 नंबर पे आता है, और हमारा इंडिया जो कि 13 नंबर पे आता है। तो आपसे इंडिया के संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको 13वीं रैंक इंडिया को यह है। आगे देख लेते हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो कि भारत पेट्रोलियम के CEO के रूप में अभी नियुक्त किया गया है G कृष्ण कुमार को।
जी कृष्ण कुमार, कौन सा है? जी कृष्ण कुमार को नया अध्यक्ष और प्रबंधक निवेदक CMD नियुक्त किया गया और यह वर्तमान कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है। और यह क्या है? जो कि कंपनी के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है। आप नाम याद रखें, जी कृष्ण कुमार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे देख लेते हैं, किस देश या केंद्रशासित प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया है? तो आप ट्यूलिप गार्डन से जरूर संबंधित होंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले के भी जो करंट अफेयर्स के वीकली करंट अफेयर्स थे उसमें मैंने इसका जिक्र करा था। बाकी अभी खोल दिया गया, इसका मतलब शुरुआत कर दिया गया है। तो ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप जो कि गार्डन जनता के लिए खोल दिया गया है। बगीचे में 16 लाख ट्यूलिप फूल हैं। बगीचे में कितने लाख हैं? 16 लाख ट्यूलिप फूल है। यह देखने के लिए एक आकर्षक दृश्य रहेगा। जो और पॉइंट्स आप 2019 से याद रख सकते हैं, जो कि 2019 से पहले यह जो कि हमारा जम्मू कश्मीर एक स्टेट के तौर पे था, बल्कि 31 अगस्त जो कि 2019 को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो इस पॉइंट को अब याद रखें। आगे देख लेते हैं, सागर परियोजना का चौथा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो सागर परियोजना जो कि चौथा संस्करण जो अभी समाप्त हुआ है वह मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार सागर परिक्रमा कार्यक्रम का चौथा चरण हुआ है, जिसमें इसमें क्या कर्नाटक के कौन से जिले? 3 जिले उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़ जिलों को कवर किया गया है। उद्देश्य क्या है यह सागर परियोजना का? तो सागर परियोजना का जो कि उद्देश्य हमारा है, सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न मत्स्य संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रसार करना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। तो आप जरूर इस पॉइंट को याद रखें, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सागर परिक्रमा योजना। तो ये जो कि मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अनुसार सागर परिक्रमा कार्यक्रम का चौथा संस्करण अभी समाप्त हुआ और इसमें कर्नाटक के 3 जिले, कौन सा? उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिणी कन्नड़ जिलों को इसमें कवर किया गया। और इसका उद्देश्य जो कि हमारा है, कार्यान्वित विभिन्न मत्स्य संबंधी योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रसार करना, मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना। और इसकी शुरुआत जो कि किया गया था वह 5 मार्च 2022 को किया गया था। तो आप इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस कब मनाते हैं? हैप्पीनेस डे आपसे पूछा जा रहा है, जो कब मनाते हैं? तो दुनिया भर में मनुष्य की खुशी के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए 20 मार्च को जो कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हम लोग जो कि 20 मार्च को मनाते हैं। इसका पहला दिवस जो कि 2013 में मनाया गया था, जिसे 20 मार्च को जो कि 20 मार्च का इसका मनाया गया। और देखा जाए तो यह मौखिक साहित्य और मौखिक स्वच्छता का जागरूक बढ़ाने के लिए यह शुरुआत किया गया था, मौखिक स्वास्थ्य और मौखिक स्वच्छता जागरूक बढ़ाने के लिए। आगे देख लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है, ईरानी कप 2022-23 के खिताब पर किसने कब्जा जमाया है? ईरानी कप आपसे पूछा जा रहा है, जो कि ईरानी कप 2022-23 के फाइनल में टीम रेस्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया? मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर अपना 30वां टाइटल जीता है। किसने जीता है? तो रेस्ट ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश को 238 रन से हराकर अपना 30वां टाइटल जीता है। फाइनल मैच के मुकाबले में ग्वालियर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में हुआ था। इसका मैच जो कि फाइनल मैच ग्वालियर कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में हुआ था और इसकी शुरुआत जो कि 59 और 60 के शुरुआत में हुआ था। तो आप इसे जरूर याद रख सकते हैं, कौन सा? ईरानी कप, जो कि इसकी शुरुआत 1959 और 60 में किया गया था और यह जो कि भारतीय प्रशंसक GR ईरानी के नाम पे रखा गया है। तो आप इसे भी पॉइंट्स के तौर पे याद रख सकते हैं। यह शुरुआत जो कि किया गया था GR ईरानी के नाम पे यह रखा गया था, ईरानी कप। और इसमें जो कि अभी हाल ही में जो कि फाइनल में जीता था, रेस्ट ऑफ इंडिया ने इसका खिताब जीता है। आगे देख लेते हैं, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो बुक संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कोशिश करें जो एक पेज पे सभी बुक्स जो भी हालिया चर्चाओं में रहते हैं उसे नोट करके रखें, क्योंकि बाद में आपको रिवीजन करने में सुविधा होगा। सभी बुक तो नहीं पूछे जाते हैं, हाँ जो बुक आपके इंपॉर्टेंट रहते हैं उसमें से एक ना एक बुक जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 1 से 2 बुक। आगे देख लेते हैं, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक आपसे पूछा जा रहा है, जो कि लेखिका रचना बिष्ट रावत ने, कौन? तो लेखिका बिष्ट रावत ने अपनी नई पुस्तक बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म लॉन्च की है। और यह पुस्तक जो कि जनरल बिपिन रावत के जीवन के और व्यक्तित्व के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको जरूर इसे याद रखना चाहिए, जो कि यह पुस्तक जनरल बिपिन रावत के जीवन, व्यक्तित्व और सिद्धांतों पर आधारित है। और ये हमारा पहले CDS के रूप में कार्य किया और इनका जो कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। तो आप इसे
नोट कर लें। आगे देख लेते हैं टीसीएस के नए सीईओ कौन बने हैं। टीसीएस जो कि एक बड़ी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी है और कंसल्टेंसी जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है इसकी फुल फॉर्म। इसके जो कि नए आर गोपीनाथ ने टीसीएस के सीईओ और एमडी के पद से इस्तीफा दे दिया है। तो पहले तो आपसे पूछा जाएगा जो कौन थे, तो आर गोपीनाथ जो कि टीसीएस के सीईओ और एमडी थे, उन्होंने ये अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और टीसीएस बोर्ड के कीर्तिवासन को सीईओ नामित किया गया है। तो आप इसे याद रखें जो कि अभी कीर्तिवासन नाम आ जाएगा। टीसीएस जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना जो कि 1968 में किया गया और यह जीआरडी टाटा के द्वारा किया गया था। साथ में आप ये भी याद रखें इसके जो कि मुख्यालय मुंबई में है। तो आगे देख लेते हैं क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस रिपोर्ट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये आपसे अवार्ड पूछा जा रहा है क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो कि फरवरी 2022 में नेपाल और आयरलैंड के बीच क्रिकेट मैच के दौरान क्या हुआ था। तो आयरलैंड के बल्लेबाज, एक बार देख लेते फ्रेंड्स, यह एक स्प्रिट के तौर पे दिया जाता है याद करने के तौर पे। तो यह फरवरी 2022 में नेपाल और आयरलैंड के बीच क्रिकेट मैच के दौरान आयरलैंड के बल्लेबाज एंडी मैकब्राउन रन लेते हुए नेपाली गेंदबाज कमल सिंह से क्या हुए, टकरा गए थे और टकरा कर वह गिर गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्या हुआ जो कि कमल सिंह ने तुरंत गेंद उठाकर विकेट कीपर जो कि आसिफ शेख के पास फेंकी। विकेट कीपर कौन था, तो आसिफ शेख के पास फेंकी, लेकिन इसके बाद उन्होंने मैकब्राउन को आउट नहीं किया। मतलब आप देख सकते हैं जो कि गेंद आसिफ के पास पहुंच भी गया था, बट उन्होंने उन्हें आउट नहीं किया। ये इसी के आधार पे यह सम्मान क्रिकेट में खेल भावना दिखाने के लिए दिया जाता है, क्योंकि यह किसी प्रकार देखा जाए तो यह मैदान में गिर गया था तो पहुंच नहीं पाया और इसके सम्मान में यह इन्होंने आउट नहीं किया था। तो यह सम्मान क्रिकेट में खेल भावना दिखाने के लिए दिया जाता है। तो इसे याद रखें जो कि आसिफ शेख को यह दिया गया है। आगे देख लेते हैं मिसेज इंडिया 2023 किसे चुना गया है। तो मिसेज इंडिया जो कि यह चुना गया है, मिसेज इंडिया जो कि प्रेजेंट भारतीय विवाहित महिलाओं की सुंदरता, प्रतिभा, ग्लैमर और संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच है। तो ये कौन सा मंच है, तो मिसेज इंडिया जो कि प्रेजेंट भारतीय विवाहित महिलाओं की सुंदरता, प्रतिभा, ग्लैमर और संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक मंच है। इस साल यह जो कि इवेंट दिल्ली के एरोस होटल, आप नाम याद रखें, जरूर याद रखें, जो कि एरोस होटल में आयोजित हुआ, जहां मिसेज इंडिया की विनर ज्योति अरोरा बनी है। कौन बनी है, तो ज्योति अरोरा जो कि मिसेज इंडिया की विनर बनी है। तो आप इसे जरूर याद रखें। आगे देख लेते हैं ISSF निशानेबाजी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ISSF तो यह जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 21 मार्च को ISSF निशानेबाजी विश्व कप का भव्य उद्घाटन किया गया। तो यह कहाँ पे किया गया, पहले तो ये याद रख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो कि भोपाल में किया गया और इसका उद्घाटन जो कि 21 मार्च को हुआ था। यह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के बाहर जो कि भारत में होने वाला अब तक का पहला आयोजन है। तो आप देख सकते हैं जो कि दिल्ली के अलावा यह भारत में पहला ऐसा जगह है जहां भी इसका आयोजन किया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखें, क्योंकि इसका आयोजन जो कि दिल्ली में ही होता था। इसके एमपी के जो कि CM शिवराज सिंह चौहान इसके मुख्य अतिथि थे। तो आपको इसका नाम भी पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं किस देश ने G7 समिट में भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है। G7 आप पहले तो नाम याद रखें, क्योंकि बहुत सारे इस टाइप के नाम आते हैं। तो G7 समिट ने भारत को गेस्ट कंट्री के रूप में आयोजित किया। तो जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो जापान के प्रधानमंत्री जो कि फूमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो फूमियो किशिदा 2 दिन के भारत दौरे पे 20 मार्च 2023 को नई दिल्ली पहुंचे हैं। कब कहाँ पहुंचे थे, नई दिल्ली पहुंचे। और आधुनिक अर्थव्यवस्था का क्या एक प्रकार का यह समूह है। G7 कौन सा है, तो आधुनिक अर्थव्यवस्था का एक समूह है यह, जो कि वर्ष 2023 में जापान G7 और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, तो आप इसे जरूर नोट करें। G7 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो जापान कर रहा है, और भारत जो कि G20 की अध्यक्षता कर रहा है। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। फिर G7 समिट जो कि 2023 में जो कि हिरोशिमा में किया जाएगा। हिरोशिमा आप जरूर इस नाम से परिचित होंगे।
ठीक है फ्रेंड्स। हिरोशिमा में इसका आयोजन किया जाएगा। इस जगह पे क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को एटम बम लिटिल बॉय गिराया था। तो इसे ज़रूर याद रखें, जो कि यह स्थान काफ़ी नामचित है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने इस जगह पे 6 अगस्त 1945 को एटम बम गिराया था, जिसका नाम लिटिल बॉय था। इसके 3 दिन बाद क्या हुआ, अमेरिका ने फिर से नागासाकी शहर पे एक बम और गिराया, जिसका एटॉमिक बम गिराया, जिसका नाम फैटमैन था। तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन स्टैटिक के तौर पे बन सकते हैं, क्या नाम था, तो लिटिल बॉय और फैटमैन, ये 2 बम गिराए गए थे। आगे देख लेते हैं, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया। तो विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया गया। यह अधिकतर बच्चों के साथ होता है, यह जो कि डाउन सिंड्रोम जो कि अधिकतर बच्चों के साथ होता है। पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था, और जो कि यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह मनाया गया पहली बार, जो कि 2012 में मनाया गया था। और इसका जो कि दिवस हमें याद रखना है, 21 मार्च को यह मनाया जाता है। और इसका थीम जो कि 2023 का है, विथ अस नॉट फॉर अस। आप जरूर इसे याद रखें, इसका जो कि थीम क्या है, विथ अस नॉट फॉर अस। यह एक प्रकार का क्या है, आनुवंशिक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, एक प्रकार की बीमारी है। इस स्थिति में बच्चे को थायराइड, दिल से संबंधित जो कि बीमारी, उसका सामना करना पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। आगे जो कि हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो कि वन दिवस यह जो कि मनाया जाता है, यह देख लेते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, और इसका थीम क्या है, जो कि 2023 का, तो वन और स्वास्थ्य। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व वन दिवस मनाने का फैसला किया गया। कब मनाने का फैसला किया गया, तो 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व वन दिवस मनाने का फैसला किया गया। 2013 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था। 2013 में देखा जाए तो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया था। इस दिन को मनाने का प्रमुख उद्देश्य जंगलों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। यह जो मनाने का उद्देश्य है, वह जंगलों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। सर्वाधिक वन अब देखा जाए तो यह मिजोरम में है, फिर इसके आगे जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और थर्ड स्थान पे जो कि हमारा मेघालय आता है। तो आप इसे इस क्रम में याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो अभी हमने इसके कब मनाया जाता है यह देखा था। अब इसके इंडेक्स में जो कि टॉप पे कौन है, वो देखते हैं हम लोग। इस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन जो नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन जो कि नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। उसके आगे क्या है, इसमें जो कि है, इसमें क्या है, जीडीपी, सामाजिक सहयोग, स्वास्थ्य, जीवन की संभावना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उदारता, भ्रष्टाचार, डायस्टोपिया के आधार पे खुशी का मूल्यांकन किया जाता है। और फिनलैंड क्या हुआ, लगातार छठे साल, फिनलैंड जो कि लगातार छठे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। तो आप देख सकते हैं 6 टाइम्स लगातार बनना एक आसान बात नहीं है, और जो कि यह फिनलैंड यह कारनामा किया है। और इंडेक्स में जो कि 126 नंबर भारत के जो कि भारत का रैंकिंग है, कौन सा नंबर का है, तो 126 नंबर जो कि भारत के खुशहाल देशों में से रैंकिंग है। तो आप देख सकते हैं कितना खराब इंडिया का है। तो इसके जो कि टॉप पे है फिनलैंड है, सेकंड पे जो कि डेनमार्क है, थर्ड पे जो कि आइसलैंड है, और टॉप 10 में जो कि न्यूजीलैंड ने जगह बनाई, तो 10वें पे न्यूजीलैंड है। भारत का रैंकिंग जो कि हमारा 126 नंबर है, तो आप इसे ज़रूर याद रखें। और इसके जो कि हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, वो हमसे बेहतर रैंकिंग में है। आप देख सकते हैं चाइना जो कि 64 नंबर पे है, नेपाल 78 नंबर पे है, बांग्लादेश जो कि 102 नंबर पे, और पाकिस्तान जो कि आप देख सकते हैं कितनी स्थिति खराब है, फिर भी वहाँ के लोग बहुत खुश हैं, 108 नंबर पे इसका रैंकिंग है। तो यह इंडिया के लिए देखा जाए तो अच्छा खबर नहीं है। और भारत दुनिया के कम खुशहाल देशों में से शामिल है, आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी कौन बने हैं, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं। तो सीएमडी कौन बने हैं, तो ललित कुमार गुप्ता बने हैं। आप नाम याद रख सकते हैं, डायरेक्टली नोट कर लें। फिर क्या है, यह कपास जो एक प्रकार का है, कपास एक प्रकार का क्या है, नकदी फसल है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। तो कपास को क्या कहा जाता है, तो सफ़ेद सोना कहा जाता है। और क्या है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया CCI, यह क्या सरकारी एजेंसी है जो कपास के व्यापार, खरीद, निर्यात से संबंधित गतिविधियों में लगी रहती है। और इसकी स्थापना क्या है, 1970 में किया गया था।
और कपास की खेती जो कि काली मिट्टी में किया जाता है। तो आप इस पॉइंट को भी याद रख सकते हैं। भारत कपास उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा है। तो देखा जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम आता है कपास उत्पादन के मामले में। आगे देख लेते हैं, मातुआ मेला किस राज्य में आयोजित किया गया है? मातुआ मेला आपसे पूछा जा रहा है। तो मातुआ मेला जो कि मातुआ संप्रदाय के संस्थापक, मातुआ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की 212वीं जयंती के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल में मथुआ मेला का आयोजन किया गया है। तो यह जो कि मथुआ संप्रदाय के संस्थापक कौन है? श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की 212वीं जयंती के उपलक्ष्य में पश्चिम बंगाल में यह जो कि आयोजन किया गया। इसका आयोजन 19 मार्च से 25 मार्च तक हुआ। यह आयोजन जो कि 19 मार्च से 25 मार्च तक हुआ था। और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों में मथुआ समुदाय की बड़ी आबादी है। तो देखा जाए तो बंगाल और बांग्लादेश में इस संप्रदाय के बहुत सारे लोग शामिल हैं। आगे देख लेते हैं, आगे जो कि हमारा दिया है प्रसिद्ध संगीत कलानिधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रसिद्ध जो कि कर्नाटक गायक है, प्रसिद्ध कर्नाटक गायक कौन है? और पद्मश्री जो कि पुरस्कार से सम्मानित है पहले से, वह बॉम्बे जयश्री नाम याद रखें। बॉम्बे जयश्री को संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। बॉम्बे श्री को संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार से नवाजा गया। इसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। आप देख सकते हैं यह सम्मान जो कि कर्नाटक का सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। आगे देख लेते हैं, रायबरेली के एक हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया? और यह देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। तो रायबरेली के हॉकी स्टेडियम को भारतीय टीम की स्टार हॉकी खिलाड़ी कौन है? रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है। यह किसके नाम पे रखा गया है? तो रानी रामपाल के नाम पे रखा गया है। और यह उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। तो यह देखा जाए तो गर्व की बात है। और यह जो कि 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और पद्मश्री अवार्ड्स दिया गया है। तो आप ज़रूर इस पॉइंट्स को भी याद रख सकते हैं। 2020 में इन्हें मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स अवार्ड और पद्मश्री अवार्ड दिया गया। आगे देख लेते हैं, बिहार राज्य का 111वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो बिहार राज्य का जो कि 111वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। बंगाल से बिहार के अलग होने की याद में हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इस पॉइंट को याद रखें और बीपीएससी के लिए यह इंपॉर्टेंट है। जरूर इस बार इससे क्वेश्चन हर साल बन सकते हैं आपके थीम बेसिस क्वेश्चन। तो 2023 में बिहार राज्य का 111वां कौन से नंबर का? तो 111वां स्थापना दिवस मनाया गया था 22 मार्च 1912। आप इस तिथि को भी याद रख सकते हैं। 22 और 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार राज्य एक अस्तित्व में आया था। और 2023 यह राज्य के रूप में आया था, बल्कि आप देख सकते हैं पहले यह बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। 2023 बिहार दिवस का थीम क्या? युवा शक्ति की प्रगति। आप इसी पॉइंट को जरूर याद रखें, युवा शक्ति की प्रगति इसका थीम था, टैगलाइन जिसे हम लोग कहते हैं। आगे देख लेते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया था? तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जो सम्मानित किया गया है वह ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल ने घोषणा किया है कि भारत के शीर्ष उद्योगपति जो कि रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधी विशेष रूप से व्यापार निवेश को परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड? जो कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। इन्हें जो कि रतन टाटा को इससे पहले पद्म भूषण जो कि 2002 ईस्वी में और पद्म विभूषण जो कि 2008 ईस्वी में सम्मानित किया गया है। आगे देख लेते हैं, आप इस पॉइंट से याद रख सकते हैं जो कि रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। आगे देख लेते हैं, इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट होने वाले पहले तमिल लेखक कौन बने हैं? क्या आपसे पूछा जा रहा है? तो बुकर प्राइज के लिए पूछा जा रहा है और ये इंपॉर्टेंट है। तो लेखक पेरुमल मुरुगन की पुस्तक पाइडी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो ज़रूरी इसे याद रखें। और ये कहाँ के लेखक है? तो यह तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन की पुस्तक पाइडी को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट होने वाले यह पहला तमिल उपन्यास है। इस उपन्यास में 1980 के दशक में तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों को चित्रित किया गया है। ये तमिलनाडु इसमें क्या दिया गया पहले तो इसे जानना जरूरी रहता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इसमें तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों को चित्रित किया गया है। इससे पहले
इससे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसे कहा जाता था। इससे पहले इसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहा जाता था और इसे सबसे पहले 2005 में दिया गया था। तो इसका जो कि पहला संस्करण जो कि दिया गया था इसमें 2005 में दिया गया था, और जो कि 2022 में गीतांजलि श्री जो कि रेत समाधि, इसके लिए इन्हें हिंदी बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। तो आप इसे भी जरूर याद रखें, पूछा जा सकता है। हाल ही में किस ग्रह पर वैज्ञानिकों द्वारा सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है? तो सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी के अलावा जो कि किसी ग्रह पे सक्रिय ज्वालामुखी की इससे पहले आशंका नहीं थी, लेकिन हालांकि बृहस्पति के चंद्रमा पे सक्रिय ज्वालामुखी है, लेकिन अब शुक्र ग्रह के बारे में भी अब वैज्ञानिकों की राय बदली है, और यह पृथ्वी का सबसे बड़ा नज़दीकी ग्रह है। जो कि आप देख सकते हैं शुक्र ग्रह जो कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है, और ये इस प्रकार पृथ्वी का यह जुड़वा भी माना जाता है ग्रह। तो इसे क्या कहते हैं, अर्थ ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखें, शुक्र ग्रह, जिसपे शुक्र ग्रह पे क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी की खोज की गई है। आगे देख लेते हैं, विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? जल दिवस की थीम पूछा जा रहा है तो आपसे। तो विश्व जल दिवस की जो कि हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, इसकी थीम जो कि एक्सेलरेटिंग चेंज इसका 2023 का थीम है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1993 में जल संरक्षण के महत्व के बारे में इसे संरक्षण के तौर पे इसे वार्षिक रूप से मनाया जाता है। तो आप इसे जरूर याद रखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1993 में जल संरक्षण के महत्व के लिए इसे स्टार्टअप किया गया था, और यह हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, किसे स्टारबक्स के सीईओ के रूप में पद धारण किया गया है? तो स्टारबक्स जो कि एक प्रकार की क्या विदेशी कंपनी है, भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन ने स्टारबक्स के सीईओ की भूमिका ग्रहण किया है। कौन नाम है? तो लक्ष्मण नरसिम्हन ने इसकी सीईओ की पदभार ग्रहण किया। इससे पहले नरसिम्हन ने पेप्सिको में कई भूमिका निभाई है। स्टारबक्स यह क्या है, एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी और कॉफ़ी हाउस कॉफ़ी है। यह क्या है? यह एक प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी और कॉफ़ी हाउस कंपनी है। इसकी स्थापना 30 मार्च 1971 को वॉशिंगटन डीसी में किया गया था, और जो कि अभी अध्यक्ष वर्तमान में मेलोडी हॉब्सन इसके अध्यक्ष हैं। आगे देख लेते हैं, हिंदकुश क्षेत्र में 6.6 तीव्रता भूकंप आया था, यह किस देश में है? तो आप इस टाइप के जो कि संबंधित हैं उसे आप मैप पे जरूर लोकेट करें, इससे क्या होगा, आपको आसानी से याद रहेगा। तो 21 मार्च 2023 को रात 10:17 पे यह भूकंप आया था, जो कि भारत के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पे 6.6 थी। कितना था? तो 6.6 थी। यह स्थान जो कि अफगानिस्तान में है, इसका महसूस पाकिस्तान, चीन और भारत के उत्तरी हिस्से में इसका महसूस किया गया था। हिंदकुश आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि अफगानिस्तान का क्षेत्र है। अफ्रीका भारत सैन्य अभ्यास एफिन्डिक्स 2023 कहाँ शुरू किया है? तो एफिन्डिक्स जो कि एक प्रकार का सैन्य अभ्यास है, यह भारत और अफ्रीका देशों ने पुणे में 9 दिवसीय मेगा सैन्य अभ्यास अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिन्डिक्स शुरू किया है। एफिन्डिक्स जो कि पुणे में इसका 9 दिवसीय सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका प्रतिभागी के समग्र सैन्य सहयोग का विस्तार करना। अभ्यास क्या होता है? अभ्यास का जो कि विषय है मानवीय खदान कार्रवाई और नीति अभियान है। मानवीय खदान और नीति जो कि शांति इसका अभियान है। जनवरी 2023 में जो कि आयोजन किया गया था वह भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास जो कि वीर गार्जियन 2023 आयोजित किया गया था। तो आप यहाँ से भी याद रख सकते हैं, भारत और जापान के बीच जनवरी में वीर गार्जियन आयोजित किया गया था, जो कि एक प्रकार का हवाई अभ्यास है। आगे देख लेते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को भारत में कौन सा स्थान मिला है? तो आईआईटी बॉम्बे को 2023 के लिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में भारत में पहला और विश्व स्तर पे 47वां स्थान दिया गया है। तो ये कौन सा स्थान दिया गया है? तो भारत में पहला और विश्व स्तर पे 47वां स्थान दिया गया है। आईआईटी दिल्ली के इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप इसे जरूर याद रखें। ओवरऑल रैंकिंग में देखा जाए तो आईआईटी बॉम्बे 47 नंबर पे है, लेकिन इंडिया के मामले में टॉप 1 पे है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय जो कि अमेरिका का है, सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला संस्थान है हार्वर्ड विश्वविद्यालय। आगे देख लेते हैं, एशियाई विंबलडन चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? एशियाई विंबलडन चैंपियनशिप का खिताब जो कि पंकज अडवाणी
पंकज आडवाणी ने कतर के दोहा में आयोजित एशियाई बिवलेंस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो आप इसे याद रखें, पंकज आडवाणी ने यह खिताब जीता है। पंकज ने मौजूदा राष्ट्रीय चैंपियन ब्रिजेश दमानी जो कि भारत को 5-1 से हराकर 5-1 के सेट्स के हराकर लगातार दूसरी और कुल 9वीं बार यह खिताब जीता है। यह लगातार देखा जाए तो दूसरी बार इन्होंने जीता है, कुल 9वीं बार इन्होंने खिताब जीता और यह 5-1 के सेट में इन्होंने हराया था। पंकज आडवाणी आप नाम याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। तो यह कहाँ पे किया गया यह देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नई अंतर्राष्ट्रीय संचार संघ ITU क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो यह जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में इसका कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ITU जो कि एक प्रकार का इंटरनेशनल यूनियन और टेलीकम्युनिकेशन है। इसकी स्थापना जो कि 17 मई 1865 को पेरिस में किया गया था और इसका मुख्यालय जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महाराष्ट्र के किस जगह स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की स्थापना की जाएगी, यह पूछा जा रहा है। जो कि 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। जो कि यह 13 अप्रैल को किया जाएगा। 70 फीट ऊंची प्रतिमा जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क में स्थापित किया जाएगा। यह कहाँ पे? जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पार्क में इसका स्थापना किया जाएगा और इन्हें 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आप इसे जरूर याद रखें, जो कि 1990 में इन्हें दिया गया था। भारत में महिला और पुरुष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक भारत का लिंगानुपात कितना होगा? सेक्स रेशियो आपसे पूछा जा रहा है। तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष 2022 की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं का जो कि 2036 तक 952 होने की उम्मीद है। कितना होने का उम्मीद है? तो 952 होने का उम्मीद है और 2011 की जनगणना के अनुसार अभी जो कि 1943 है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। और सेक्स रेशियो में जो कि स्टेट में नाम आता है वह केरला का जो कि टॉप पे आता है। 1000 पुरुषों में 1084 महिलाएं हैं, जबकि हरियाणा जो कि सबसे डाउनफॉल में है वह 1000 पुरुषों पे 879 महिलाएं आते हैं। तो आप इसे जरूर याद रख सकते हैं, एक टॉप पे एक जो कि लोएस्ट पे। किस राज्य में उगादी एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? उगादी से आपसे पूछा जा रहा है, जो कि 22 मार्च को उगादी उत्सव मनाया गया। 22 मार्च को उगादी उत्सव मनाया गया था, जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में व्यापक रूप से मनाया जाने वाला नव वर्ष का त्यौहार है उगादी, जिसे युगादी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें उगादी या युगादी के नाम से भी जाना जाता है। और यह हिंदू में देखा जाए तो हिंदू महीने के जो कि पहले दिन वो पड़ता है, उसके पहले दिन यह मनाया जाता है। इस दिन कहा जाता है इस दिन भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। तो आप यहाँ ये पॉइंट्स याद रख सकते हैं, जो कि उगादी जो कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह व्यापक रूप से मनाया जाता है और यह 22 मार्च को मनाया जाता है। और जो कि चैत्र हिंदू वर्ष नववर्ष का जो कि पहला दिन है, उसी दिन यह मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो कि 23 मार्च को हर साल कब? तो 23 मार्च को हर साल विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का गठन हुआ था और इसी दिन यह दिवस मनाया जाता है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। इसका 2023 का थीम क्या है? जेनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। इसका जो कि थीम हमारा है 2023 का, जनरेशन के साथ मौसम, जलवायु और जल का भविष्य। आगे देख लेते हैं, स्वास्थ्य और अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह जो कि राजस्थान यह पहला राज्य बना है। तो राजस्थान विधानसभा ने स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 पारित किया है। यह कौन सा? जो कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित किया है। इस तरह का बिल पास करने वाला यह जो कि राजस्थान भारत का पहला राज्य बना है। तो ये पहला राज्य बना है, तो यह संबंधित क्वेश्चन बनता है। तो विधेयक के अनुसार राजस्थान के लोग बिना किसी भुगतान के निजी अस्पतालों में आपातकाल उपचार के लिए हकदार होंगे। इसमें क्या है? जो कि निजी अस्पताल में आप भी आपातकाल के लिए उपचार के लिए हकदार होंगे। यदि कोई मरीज शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो राज्य सरकार अस्पताल को शुल्क की प्रतिपूर्ति करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं, दिल्ली सरकार का बजट 2023-24 किसने पेश किया? तो यह जो कि दिल्ली के वित्त मंत्री कौन है? कैलाश गहलोत ने
वर्ष 23-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए का बजट अनुमान पेश किया है। 78,800 करोड़ रुपए का बजट अनुमान पेश किया है। यह आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या है, लगातार 9वां बजट है। आप देख सकते हैं जो कि यह 9वां लगातार बजट है। 2023 का जो कि थीम है साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली। इसका थीम क्या है, तो साफ सुंदर दिल्ली, साफ सुंदर और आधुनिक दिल्ली। आगे देख लेते हैं, सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 में सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं, तो यह जो कि रणवीर सिंह बने हैं। सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2022 बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार, पहले तो इस शीर्षक का नाम याद सकते हैं, बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम। बियॉन्ड द मेन स्ट्रीम शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता रणवीर सिंह 2022 के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी बन गए हैं। और इन्होंने क्या किया, 181.7 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ क्रिकेटर विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया है। तो यह जो कि नाम पहले क्रिकेटर विराट कोहली के नाम था दर्ज, लेकिन इन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जो कि रणवीर सिंह बने हैं। और महिला में देखा जाए तो टॉप पे आलिया भट्ट है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग में यह 4th स्थान पे आते हैं। आगे देख लेते हैं, किस देश ने चीन की मदद से अपना पहला पनडुब्बी वेश शुरू किया है, तो यह बांग्लादेश के द्वारा किया गया है। तो बांग्लादेश ने चीन की मदद से बने इस सबमरीन वेश को कॉकस बाजार के पेकुआ में स्थापित किया गया है। तो आप इस स्थान का नाम भी याद रख सकते हैं, बाकी देश का तो नाम आपको जरूर याद रखना पड़ेगा। तो कॉकस बाजार के पेकुआ में स्थापित किया गया है बांग्लादेश के। इसका नाम BNS शेख हसीना रखा गया है। इसका नाम क्या है, BNS शेख हसीना। बंगाल की खाड़ी में यह बेस इमरजेंसी में पनडुब्बियों की सुरक्षित और तेज आवाजाही में मदद करेगा। क्या करेगा, बंगाल की खाड़ी में यह बेस इमरजेंसी में पनडुब्बियों की सुरक्षित और तेज आवाजाही के लिए मदद करेगा। लेकिन यह भारत के लिए चिंता के तौर पे देखा जा रहा है, क्योंकि भारत के लिए सही नहीं है। आगे देख लेते हैं, यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है, तो सुरक्षित पेयजल पूछा जा रहा है, जो कि नहीं है। तो रिपोर्ट के अनुसार 2 से 3 अरब लोग प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने पानी की कमी का अनुभव करते हैं। 2 से 3 अरब जो कि लोग प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने पानी की कमी का अनुभव करते हैं। वैश्विक जल संकट नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए मजबूत अंतर्राष्ट्रीय तंत्र स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है। तो आप देख सकते हैं, यह एक जो कि चिंता का विषय है जल से संबंधित। यूनेस्को, जो कि यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आप इसे याद रख सकते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की क्या विशेष एजेंसी है, और इसका मुख्यालय जो कि पेरिस फ्रांस में है। सदस्य कितने देश हैं, तो 193 देश हैं, और इसके हेड जो कि ऑट्रो ओजेले है। इन्वेस्ट इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसे नियुक्त किया गया है, तो इन्वेस्ट इंडिया, तो मनमीत के नांदा को नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्वेस्ट इंडिया, जो कि इसे केंद्र सरकार ने 2009 में वित्त मंत्रालय व्यापार और उद्योग के विभाग के अधीन बनाया गया था। इन्वेस्ट इंडिया, जो कि इसे केंद्र सरकार ने 2009 में वित्त मंत्रालय व्यापार और उद्योग विभाग के अधीन बनाया गया था। और इसका जो कि अभी डायरेक्टर बने हैं मनमीत के नांदा, आप नाम याद रख सकते हैं। यह गैर लाभकारी संगठन है। इसका उद्देश्य निवेशकों को व्यापार में भारत में प्रोत्साहित करना और उनकी सहायता करना। तो आप इस पॉइंट्स को भी याद रख सकते हैं। गणित के लिए एबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, एबेल पुरस्कार पूछा जा रहा है। तो अर्जेंटीना अमेरिकी जो कि अर्जेंटीना अमेरिकी लुइस कैफेरेली को गणित के लिए एबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, लुइस कैफेरेली को एबेल गणित पुरस्कार दिया गया है। यह जो कि आंशिक अंतर समीकरण के लिए विशेषज्ञ हैं। यह जो प्रकार का आंशिक अंतर समीकरण के विशेषज्ञ हैं। एबेल पुरस्कार जो कि प्रतिवर्ष नॉर्वे के राजा, कौन से, तो नॉर्वे के राजा द्वारा एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है एबेल पुरस्कार। इसका नाम जो कि नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स देनेरिक एबेल के नाम पे रखा गया है। तो यह जो नाम रखा गया तो गणितज्ञ जो कि नील्स देनेरिक एबेल के नाम पे। आगे देख लेते हैं, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया है, तो यह जो कि एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर जो कि इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। उद्घाटन जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका किया था। उद्घाटन जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका किया था। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस एरिस में स्थापित किया गया है। तो आप इस पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, सूरत की अदालत ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को कितने साल की सज़ा सुनाई है, तो जो कि यह चर्चाओं में रहा और मैंने इस पर सेपरेट एक वीडियो बनाया था। तो आप लोग जरूर वहाँ से अच्छे से इसके बारे में इसके बैकग्राउंड को समझ सकते हैं। बाकी हमारे संविधान में क्या क्या प्रावधान दिया गया वह सभी
मैंने इसमें कंप्लीट किया गया, तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखें। राहुल गांधी, और यह देखा जाए तो जीएस पॉलिटी का ही पार्ट है, तो आप उसमें मैंने डिटेल से बताया है, तो आप ज़रूर वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में रैली के दौरान कहा था, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस मामले पर याचिकाकर्ता और विधायक पूर्णेश मोदी ने सूरत की अदालत में क्या किया था, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, और सूरत कोर्ट ने जो कि इस मामले में फैसला सुनाते हुए आईपीसी की धारा 499/500 के तहत 2 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो आप लोग इस बात से परिचित होंगे। आगे देख लेते हैं। विश्व क्षय दिवस 2023 कब मनाया गया। क्षय दिवस, तो क्षय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक जो कि टीबी महामारी से निपटने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च आप याद रख सकते हैं। थीम जो कि इस बार का है, हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। तो इसका थीम 2023 का है, यह 24 मार्च को मनाया जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, माइक्रोबैक्टीरियन जो कि ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। तो इस पॉइंट्स को भी आप याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं। भारत और किस देश की नेवी के बीच अरब सागर में समुद्री अभ्यास कोंकण आयोजित हुआ है। कोंकण से आपसे पूछा जा रहा है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय नौसेना और यूके की रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो कि कोंकण 2020-22 मार्च तक अरब सागर में कोंकण के तट पे आयोजित किया गया है। कहाँ पे, कोंकण के तट पे नाम आयोजित किया गया, और इसी आधार पे कोंकण नाम रखा गया है। और ये जो कि 20 मार्च 22 मार्च तक आयोजित किया गया अरब सागर के तट पे। इस अभ्यास में दोनों देश की नेवी प्रशिक्षण प्राप्त करती है। इस अभ्यास में जो कि दोनों देश की नेवी इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करती है। और भारत के ब्रिटेन के जो कि अन्य जो कि अभ्यास उसे देख लेते हैं। इंद्रधनुष जो कि वायुसेना का अभ्यास है, और अजय वारिया जो कि संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कंबाइंड जो कि सेना अभ्यास होता है, उसका एक पार्ट है। आगे देख लेते हैं। वर्ल्ड टीबी समिट, और थोड़ा फ्रेंड्स है तो आप लोग और थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, मैं जल्दी इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च को वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन टीबी समिट का संबोधन किया। तो कहाँ किया गया, 24 मार्च को वाराणसी के, नाम याद रख सकते हैं, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वर्ल्ड टीबी समिट को संबोधित किया गया। विश्व क्षय रोग को चिन्हित करने के लिए क्या किया, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप जो कि शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो आप नाम याद रख सकते हैं इसको, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा क्या क्या होस्ट किया गया था, और संगठन जो कि टीबी से प्रभावित लोगों, समुदाय और देशों की आवाज़ बुलंद करता है। आगे देख लेते हैं। अरुंधरा क्या है, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है। तो अरुंधरा जो कि एक प्रकार का मध्यम शक्ति के रडार अरुंधरा, और जो कि 129 DR-18 के लिए रक्षा मंत्रालय के BEL के साथ समझौता किया है। और यह जो पहला अनुबंध भारतीय वायुसेना के मध्यम शक्ति रडार अरुंधरा के लिए है। दूसरा क्या है, दूसरा अनुबंध जो कि लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत पर 129 DR-118 रडार चेतावनी रिसीवर से संबंधित है। तो 2 अनुबंध किए गए हैं। पहला क्या है, अरुंधरा जो कि एक रडार संबंधित है, मध्यम शक्ति रडार है, इसके लिए किया गया। और दूसरा जो कि 950 करोड़ रुपए की लागत पर जो कि 129 DR-118 जो कि रडार चेतावनी देता है, रिसीवर से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। किस मंत्रालय ने DG क्लेन मॉड्यूल लॉन्च किया है। DG क्लेन पूछा जा रहा है, तो यह संबंधित है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय बीमा पोर्टल डिजिटल दावा जो कि निपटान मॉड्यूल DG क्लेम लॉन्च किया है। तो आप नाम याद रख सकते हैं, जो कि इसका नाम क्या है, DG क्लेम, जो कि एक प्रकार का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह के द्वारा यह जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। राष्ट्रीय बीमा पर्यटन पोर्टल डिजिटल, जो कि इसे प्रधानमंत्री फसल बीमा के दायरे में लॉन्च किया गया है। मॉड्यूल के तहत दावों का वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा। मॉड्यूल के तहत क्या होगा, जो कि दावा है उसका वितरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा, जिसमें 6 राज्यों को किसानों को लाभ मिलेगा। अभी जो कि 6 राज्यों के किसानों को इसमें लाभ मिलेगा। और फ्रेंड्स जाते जाते हम लोग जो कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे भी हम लोग देखते चले। इसके साथ ही वीकली करंट अफेयर्स जो कि आज का होगा वह समाप्त होगा। तो इसमें जो कि हम लोग देख लेते हैं, धूम्रपान कानून के लिए किस शहर को स्वस्थ शहर साझेदारी पुरस्कार दिया गया। तो ये बेंगलुरु को दिया गया, जो कि धूम्रपान कानून के स्वच्छ शहर के रूप में। किसने सागर परिक्रमा जो कि 4th
का उद्घाटन किया था? तो ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। सागर परियोजना जो कि चौथे चरण का है, उसे पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा उद्घाटन किया गया है। BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉर्ड कितने दिन रणनीतिक जोजिला दर्रा खोला है? तो यह जो कि 68 दिन इन्होंने खोला है, तो यह आप नोट कर सकते हैं। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य की पहली बार काउंसिल में कौन नामित हुई है? तो यह काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसे नाम आप याद रखना पड़ेगा आपको, पद्मा लक्ष्मी जो कि यह बनी है। आगे देख लेते हैं, पैट्रिक फ्रेंच का निधन हुआ है। तो यह एक प्रकार के क्या थे? तो ये एक प्रकार के लेखक थे। भारतीय अमेरिकी को अमेरिका के राष्ट्रपति से राष्ट्रीय मानविकी पदक मिला है। तो यह किसे मिला है? तो मिंड्री कैलिंग को मिला है यह पुरस्कार। किस कंपनी को आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए भारत का पहला BIS लाइसेंस मिला है? तो यह जो कि जिंदल स्टील को यह लाइसेंस मिला है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह जो कि किया गया है IOCL के साथ इसका समझौता किया गया है। अर्नब बनर्जी किस टायर कंपनी के CEO बने हैं? तो अर्नब बनर्जी जो कि सीएट टायर के CEO बने हैं। आगे देख लेते हैं, किस देश की संसद चुनाव से पहले भंग कर दी गई है? तो यह जो कि थाईलैंड की जो कि संसद है वो चुनाव से पहले भंग कर दी गई है। एम्बापे किस देश की फुटबॉल टीम के कोच बने हैं? तो यह जो कि आप जब फीफा मैच हुआ था तो आप देखे होंगे, जो यह नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा था, किलियन एम्बापे जो कि अभी फ्रांस के कोच बने हैं। इसके आगे, किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो मामले दर्ज हुए हैं? तो 30 वर्षों में जो कि पोलियो मामले पहली बार दर्ज किया हुआ बुरुंडी जो कि है, वहाँ पे यह मामला दर्ज किया गया है। किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो वैदिक विरासत पोर्टल जो कि अमित शाह द्वारा यह किया गया। किसने कॉल बिफोर यू डिग ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा यह ऐप लॉन्च किया गया है, कॉल बिफोर यू डिग। आगे देख लेते हैं, कहाँ RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण का संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो यह जो कि उड़ीसा भुवनेश्वर में इसकी स्थापना किया जाएगा। कहाँ RBI का डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो यह भुवनेश्वर में किया जाएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट शुरू किया है? तो यह असम की सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन लाइफ टाइम फॉर एनवायरनमेंट? तो यह असम के द्वारा यह शुरू किया गया है। हाल ही में प्रदीप सरकार का निधन हुआ है। तो यह एक प्रकार के क्या थे? तो यह एक प्रकार के निर्देशक थे, डायरेक्टर। किसने डिजिटल प्लेटफॉर्म सागर मंथन लॉन्च किया है? तो सागर मंथन जो कि सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। किसने ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन द्वारा इंडिया नामक पुस्तक लिखी है? तो ये अनुराग बेहर जो कि इसके द्वारा ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। आगे क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो यह जो DGCI की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा महिला पायलट कहाँ है? तो यह भारत के लिए गौरव की बात है। तो भारत में सबसे ज़्यादा महिला पायलट है। इसके आगे क्या है, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह जो कि भारत को यह अवार्ड दिया गया है, जो कि एशिया हॉकी महासंघ के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यह जो कि हमारा वीकली करंट अफेयर्स था, यह जो कि समाप्त टोटल जो कि वीक के हमारे थे 20 से 26 मार्च के जो कि सभी महत्वपूर्ण जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन या करंट अफेयर्स जो कि चर्चाओं में, तो उसे मैंने कंप्लीट कर रहा है। आप लोग कृपया इस वीडियो को 2 बार जरूर कंप्लीट करें और टाइम मैनेजमेंट के साथ कंप्लीट करें, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में ज़्यादा टाइम ना हम लोग अभी दें, क्योंकि हम लोग लास्ट में इसका रिवीजन आसानी से कर लेंगे। तो आप लोग जितना हो सके वीक में आपको 2 बार ज़रूर इसको वीडियो को देखें, और साथ में जब आप टाइम मैनेजमेंट जैसे खाना या कुछ भी काम में आप बिजी हैं या ट्रैवलिंग या वॉकिंग जो भी वगैरह, तो उस टाइम आप इसका ऑडियो फॉर्मेट में इसे सुन सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में नोट्स ज़रूर बना लें। मिलते हैं अगले वीकली करंट अफेयर सीरीज़ के साथ और डेली टारगेट होमवर्क सीरीज़ के साथ। तब तक आप अपने पढ़ाई को जारी रखें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।